प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इलाचंद्र जोशी के द्वारा लिखित कहानी रेल की रात के ऊपर बात करेंगे। इसका सार संक्षेप मैं आपको बताऊंगी। चूँकि यह वीडियो लंबा होगा तो इसे हम 2 भागों में तैयार करेंगे, 2 भागों में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलाचंद्र जोशी के बारे में कुछ हम जानकारी लेते हैं। इलाचंद्र जोशी प्रेमचंदोत्तर काल के रचनाकारों में आते हैं। यानी प्रेमचंद काल के जो कहानीकार हैं, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, प्रसाद आदि, इनके थोड़ा सा बाद में, कुछ काल बाद में हमको इलाचंद्र जोशी अज्ञेय और दूसरे कहानीकार जो हैं वो उनकी पंक्ति आती है। तो इलाचंद्र जोशी जो हैं वे जैनेन्द्र के विचारधारा की कहानीकार हैं, यानी मनोविश्लेषक कहानीकार हैं। जैनेन्द्र ने मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ लिखी, यानी मनुष्य के मन की जो उलझन है, जो उसकी गुत्थियाँ हैं, समस्याएं हैं, उनको केंद्र में रखकर कथाएं लिखी, उपन्यास लिखे। तो इलाचंद्र जोशी ने भी मनोविश्लेषण या मनोविज्ञान को आधार बनाकर कहानियाँ लिखी, इसलिए हम उनको मनोविश्लेषणवादी रचनाकार कह सकते हैं। इलाचंद्र जोशी की कहानियाँ मुख्यतः फ्रायड के सिद्धांत पर हमको देखने को मिलती है। उसका उदाहरण है पश्चिम के 3 बड़े विद्वान हुए, फ्रायड, एडलर और यूंग, और इन्होंने मनुष्य के मन की समस्याओं पर विचार किया, उसके ऊपर सिद्धांत बनाए। फ्रायड का मानना था कि मनुष्य के मन में, अवचेतन में बहुत सारी उसकी जो इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती, जो अतृप्त हैं या समस्याएं हैं, वो दबी रहती हैं, और फिर वह कल्पना और स्वप्न के माध्यम से वह अभिव्यक्त होती हैं। तो इलाचंद्र जोशी की कहानियों में भी मनुष्य के मन की दुविधाएं, उसके मन की गांठ, उसके मन की अतृप्त इच्छाएं, उसके मन का क्रोध, परिस्थितियों का दबाव, परंपराओं का दबाव, इन सब में घिरे हुए मनुष्य की कहानियां हैं जिनको इलाचंद्र जोशी ने विषय बना करके लिखा है। रेल की रात कहानी भी महेंद्र नामक एक युवा की कहानी है जो लगभग 30-32 वर्ष का है, और उसके जीवन में संघर्ष है, उतार चढ़ाव है, और वो कैसा रेल में बैठ करके, रेल की एक यात्रा में बैठ करके वो कैसा अनुभव करता है, महसूस करता है, और किस कल्पना लोक में वो पहुंच जाता है, उसको उन्होंने इस कहानी में बुना है। तो मैं कहानी को पहले प्रारंभ करती हूँ और संक्षेप में कहानी को पढ़ती जाऊँगी और आपको जहाँ इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताती जाऊँगी। इलाचंद्र जोशी लिखते हैं कि महेंद्र स्टेशन पर है और वह वहाँ पर जल्दी आ गया है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं वो लेट हो गया तो उसकी ट्रेन न छूट जाए, और जैसे एक बच्चा उत्सुकतावश जल्दी ही पहुँच जाता है, वैसे ही वो वहाँ पर स्टेशन पर पहुँच जाता है। और महेंद्र की आयु उन्होंने बताया कि लगभग 30-32 के आसपास है। कद जो है 5.5 फीट के आसपास या उससे थोड़ा लंबा है। वह दुबला पतला नहीं है लेकिन मोटा भी नहीं है। उसका रंग गेहुआ, कपोल चौड़े, कुछ भौहें तनी हुई, लंबी मूछें और खद्दर की टोपी और धोती कुर्ता वो उसने पहन रखा है, और उसके घड़ियाल के चपड़े के चप्पल हैं, और शाम का समय है। सूर्य डूबता जा रहा है और स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। तभी सिग्नल डाउन हो जाता है और टिकट घर खुल गया है। महेंद्र भी 3rd क्लास का टिकट लेकर गाड़ी का इंतज़ार करता है, और तभी गाड़ी तमाम अंधकार को चीर करके और स्टेशन पर आ जाती है। महेंद्र के सामने एक कंपार्टमेंट है जहाँ पर 2 लोग उतरने वाले हैं। महेंद्र भी अपने हाथ के बिस्तर की गठरी और सूटकेस पकड़कर उसमें चला जाता है। उसके बाद में वह देखता है कि एक सज्जन जिनके साथ 2 महिलाएं हैं, वह एक कुली के साथ
आते हैं और उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं, बेंच पर बैठ जाते हैं और महिलाओं को लेकर उनके मन में जो घबराहट थी वो साफ झलकती है कि उसे जगह न मिले तो क्या होगा। अब वह आराम से बैठे हैं और महेंद्र को पूछते हैं कि गाड़ी शिकोहाबाद कै बजे पहुंचेगी। महेंद्र ने उत्तर दिया, जहां तक मेरा ख्याल है 12 बजे के करीब पहुंचेगी। अब महेंद्र उसके साथ चश्माधारी जो व्यक्ति है उनके साथ बैठी हुई महिलाओं को देख रहा था। महिलाएं दो हैं, जिसमें से एक प्रौढ़ युवती है जो बिना पर्दे के सामने बैठी है और सफ़ेद चादर ओढ़े है। दूसरी 22-23 वर्ष की है और जिसने गुलाबी सुंदर साड़ी पहन रखी है। दोनों सुशील और सभ्य जान पड़ती हैं। लेखक लिखते हैं कि ज्येष्ठ को देखने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था कि वह किसी समय सुंदर होगी, पर अस्वस्थता के कारण उसका मुखमंडल निस्तेज जान पड़ता था। कनिष्ठा यद्यपि सौंदर्य कला की दृष्टि से सुंदर नहीं थी, तब भी उसके मुख की व्यंजना में एक ऐसी मधुरिमा वर्तमान थी जो बरबस उसकी आंखों को आकर्षित कर लेती थी। यानी वे जो दोनों युवतियां हैं और महेंद्र उन दोनों युवतियों को देखना चाहता है, लेकिन संकोच के कारण वो देख नहीं पाता है। लेकिन फिर भी उससे वह दूसरी युवती जो 20-22 वर्ष की है वो उसको आकर्षित करती है। लेखक लिखते हैं कि कई कारण से आज महेंद्र का जी अच्छा नहीं था। गाड़ी में बैठने तक वह चिंतित और अरनमयस उदास था, लेकिन महिलाओं के साहचर्य से उसके मन में एक सुखद सरसता छा गई। चश्माधारी सज्जन भोली भाली आकृति वाले थे और महिलाओं की शालीनता से उसको विश्वास होने लगा कि यह परिवार अच्छा है और उसको संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। चश्माधारी सज्जन ने उसको पूछा, महेंद्र से पूछा कि क्या आप शिकोहाबाद जा रहे हैं? उसने कहा, नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जी नहीं, मुझे टुंडला जाना है, मैं वहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। इधर कुछ चश्माधारी सज्जन उसे पूछते, क्या आप शिकोहाबाद जा रहे हैं? तो महेंद्र कहता है, जी नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और वापस पूछता है कि आप शिकोहाबाद में ही रहते हैं? तो वह व्यक्ति कहता है, चश्माधारी, जी नहीं, मुझे टुंडला जाना है, मैं वहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अब अपनी वाइफ और सिस्टर को लेकर घर से वापस जा रहा हूँ। और इस प्रकार से वो अपना परिचय देता है। गाड़ी चलने लगती है और थोड़ी देर बाद वो चश्माधारी सज्जन सो जाते हैं। वह बड़े उम्र की युवती जो है वह भी थोड़ी देर में ऊँघती है और सोने लग जाती है। केवल वह छोटी जो कनिष्ठ महिला है जिसने गुलाबी साड़ी पहनी है वह जागती है और खिड़की से पल पल परिवर्तित होने वाले प्राकृतिक दृश्यों को देखती है और कभी कभी वह महेंद्र को और उसकी आंखों को देखती है। उन आंखों की दृष्टि जब महेंद्र पर पड़ती है तो उसको लगता है कि वह मोहाविष्ट होता जा रहा है, वह उससे आकर्षित होता जा रहा है और उसको लगता है कि उसकी आत्मा और उसका शरीर जो है वह भी कहीं बदल गया है और वह कुछ जादू सा उसके साथ हो रहा है। वह जादू का स्पर्श जो है वह महसूस करता है और फिर उस युवती की आंखों का तेज वह सहन नहीं कर पाता और आंखें फिरा लेता है। अब यहाँ तक जो कथाकार है वह महेंद्र की मनः स्थिति को बताता है कि महेंद्र अनमयस्क है, लेकिन महिलाओं के साहचर्य से उसके मन में एक सुखद प्रसन्नता का अनुभव करता है वो, और सामने जो महिला बैठी है उसकी उपस्थिति से वह उसके प्रति आकर्षित होता जाता है। और लेखक आगे कहता है कि महेंद्र जो है वो बैठा है, वो महिला जो जाग रही है गुलाबी साड़ी पहने हैं, उसके काले सुंदर बाल दिख रहे हैं, साड़ी हवा में फहरा रही है। लेखक कहते हैं महेंद्र पूर्ण जागृत अवस्था में भी स्वप्न देखने लगा। उसे यह भ्रम होने लगा कि यह स्वप्न है कि यथार्थ। और महेंद्र मायालोक की मोहकता में डूबता चला गया। वह टहलते टहलते न जाने किन निरुद्देश्य स्वप्नों की माया के फेर में पड़ा हुआ था कि अचानक चश्माधारी सज्जन ने बेंच पर से पुकारते हुए कहा,
अरे जनाब, कब तक टहलिएगा? अगर लेटना नहीं चाहते तो यहाँ बैठ जाइए। नींद तो आएगी नहीं, इसलिए गाड़ी के आने तक गपशप ही रहे। महेंद्र मुस्कुराता हुआ उनके पास बैठ गया। महाशय ने कहा, दिल्ली में आप मुलाजिम हैं, तब आप क्या राजनीतिज्ञ हैं? पहले था, अब नहीं के बराबर है। इस प्रकार का उत्तर महेंद्र देता है और उसके मुख पर एक क्लांति का भाव दिखाई देता है और वो कहता है, आप मेरी कथा सुनकर क्या करेंगे? चश्माधारी जो सज्जन हैं उनका कौतूहल बढ़ जाता है और वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे अपने जो कहानी है आपकी जो फिर भी ज़रा सुने तो सही, आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई। और महेंद्र जो है वह अपनी बात यानी अपनी जो स्थिति है अपने जीवन के बारे में वो उसको बताता है। अब हम इसको आगे सुनेंगे।